में होता है। हाँ, तो जो फीमेल में होने वाली एक प्रक्रिया है, 14 ईयर के बाद जो लड़कियां हैं, जो गर्ल्स हैं, जो सामान्य जो रेशियो है WHO के, उसमें यह है कि 14 ईयर के बाद ही ज्यादातर ये प्रक्रिया शुरू होती है और 28 दिन का इसका एक साइकिल चलता है। पहले हम सामान्य की बात कर रहे हैं, सामान्य मेंस्ट्रुएशन साइकिल क्या है। तो जो सामान्य मेंस्ट्रुएशन साइकिल मैंने बताया 14 ईयर के बाद फीमेल्स में शुरू हो जाता है और 28 दिन का एक साइकिल चलता है। अगर हम 28 दिन से शुरू करें तो 3 से 5 दिन की ब्लीडिंग जो है फीमेल्स में होने लगती है और ये जो ब्लीडिंग है लगभग 30 ml से लेके और 150 ml तक ही होती है, कुछ में ज्यादा तो कुछ में कम, इतना एक नॉर्मल रेशियो बताया गया है जो ये ब्लीडिंग फीमेल्स में होती है। इसमें होता क्या है, oogenesis एक प्रोसेस है। oogenesis का मतलब है जो ओव्यूम है फीमेल्स में, जो अंडा जो होता है उसको ओव्यूम कहा जाता है। तो अंडा बनने का जो प्रोसेस है वो ओवरी के अंदर होने लगता है और लगातार वो जो अंडा है लगातार बड़ा होता जाता है ओवरी के अंदर। जो ओवरी के अंदर ये जो है अंडा लगातार बड़ा होता जाता है और चारों तरफ से इसमें छोटी छोटी वेसल्स होती हैं जो कि न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाने का काम करती हैं। किसमें? ओवरी में उस अंडे को। लगातार वो अंडा बड़ा होता जाता है। अगर इस बीच फर्टिलाइजेशन या संभोग की प्रक्रिया होती है तो इस प्रक्रिया के दौरान क्या होता है कि आने वाला जो मेल गैमिट जो होगा वो उसको फ्यूज कर जाता है और फ्यूज करने के बाद ये जो है गैमिट या युग्मक बन जाता है और यो युग्मक जो है यूट्रस में या बच्चेदानी में आके क्या हो जाता है, स्थापित हो जाता है और वहां पर धीरे धीरे जो है बच्चे का फॉर्मेशन होता है। लेकिन यदि यहाँ पर मेल गैमिट ना आए तो वो जो ओव्यूम था लगातार क्या है अपने साइज को बढ़ाता जाता है क्योंकि उसको प्रॉपर न्यूट्रिशन प्रोवाइड होता जाता है। तो इसके कारण क्या होता है कि वो एक टाइम के बाद जो है ओवरी में एक घर्षण पैदा कर देता है जिसके कारण क्या होता है वो फट जाता है। फटता है तो जो आसपास की जो वेसल्स हैं, बहुत नाजुक सी वेसल्स होती हैं, उन वेसल्स से जो है ब्लीडिंग होने लगती है और लगभग 3 से 5 दिन जो है सामान्य ब्लीडिंग होती है और उस ब्लीडिंग के बाद जो है फिर वो ब्लीडिंग बंद हो जाती है। तो उसके बाद हम उसको पहला हफ्ता गिनते हैं, फिर दूसरा हफ्ता हम गिनते हैं, फिर तीसरा और फिर चौथा हफ्ता जो 28वां दिन है उसमें फिर से ये प्रोसेस शुरू होने लगता है। तो तीसरा जो हफ्ता होता है, तीसरे हफ्ते से फिर से जो है ओव्यूम का फॉर्मेशन शुरू हो जाता है और अगले हफ्ते में वो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो ये पूरा एक मेंस्ट्रुएशन साइकिल का एक प्रोसेस है, बहुत लंबा चौड़ा है। इसके लिए जो है कुछ हार्मोन्स, ये पूरा जो प्रोसेस है हार्मोनल प्रोसेस है। तो ये कुछ हार्मोन हाँ, आ रही है आवाज? हाँ, मैं आगे बढ़ूं? हेलो? जी सर कंटिन्यू। हाँ हाँ, तो इसमें क्या होता है कि 2-3 हार्मोन्स इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, जैसे ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स LH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। ये 2 हार्मोन्स जो हैं पिट्यूटरी ग्लैंड जो हमारे ब्रेन में स्थित है। इसके अलावा ऑक्सीटोसिन हार्मोन हो गया और प्रोस्टाग्लैंडिन्स हार्मोन्स हो गया। ये जो 3-4 हार्मोन हैं इस पूरे प्रोसेस के लिए जो है रिस्पॉन्सिबल है। इसका जो पूरा मैकेनिज्म है हमारे ब्रेन की कौन से हिस्से में होता है, हाइपोथैलेमस ग्लैंड है, उस ग्लैंड में सारा प्रोसेस रेगुलेट होता है। वो पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करती है। पिट्यूटरी ग्लैंड अलग अलग हार्मोन्स रिलीज करती है बॉडी के अंदर और वो हार्मोन्स क्या करते हैं, फिर इस प्रक्रिया को रेगुलेट करते हैं, जो एक सतत प्रक्रिया है और एक लंबे समय तक 50 ईयर या 55 ईयर तक जो है फीमेल्स ये प्रक्रिया होती है। तो ये सामान्य प्रक्रिया है जो होती है। मैं ये सब चीजें इसलिए बता रहा हूँ कि जब हम सामान्य समझेंगे तो उसके बाद हमें समझ में आएगा कि असामान्य क्या है, डिसऑर्डर्स क्या है। अब हम बात करते हैं डिसऑर्डर की। तो ये जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल बताई, इस प्रक्रिया में या तो ये ज्यादा हो जाए या तो ये कम हो जाए, पूरी तरीके से बंद हो जाए, या ऐसी जितनी भी प्रक्रियाएं हैं ये इसके डिसऑर्डर के नाम से जानी जाती है। तो इनमें हम कॉमन डिसऑर्डर का हम नाम ले लेते हैं। तो उनमें से जो है एक सबसे जो महत्वपूर्ण जो डिसऑर्डर है, जो सबसे ज्यादा कॉमन डिसऑर्डर है, उसका नाम है एमनोरिया। एमनोरिया एक कॉमन डिसऑर्डर है इस टाइप का। तो एमनोरिया में क्या होता है, ये है अब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन साइकिल। अगर 14 ईयर के बाद की कोई लड़की है और उस लड़की में पहले जो है लगातार
ये प्रोसेस होता था और अचानक बंद हो जाए, अगर मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो है 2 महीने 2.5 महीने तक जो है लगातार बंद हो जाए, तो इस प्रक्रिया को कहा जाता है एमनोरिया, यानी कि मेंस्ट्रुएशन साइकिल का अचानक से रुक जाना, ये एमनोरिया है। इसके कारण क्या-क्या हैं? एक तो सामान्य कारण है कि या तो फीमेल ने जो है बेबी कंसीव कर लिया हो, या तो प्रेग्नेंट हो गई हो, उस स्थिति में जो है मेंस्ट्रुएशन साइकिल रुक जाती है। या फिर वो फीमेल ब्रेस्ट फीडिंग करवाती हो, बच्चे को दूध पिलाती हो, तो ऐसी स्थिति में जो है एमनोरिया हो जाता है। लेकिन ये सामान्य प्रक्रिया है, इसको हम डिसऑर्डर नहीं बोलेंगे। डिसऑर्डर जो है कि दूसरी जो पैथोलॉजिकल जो दूसरे कारण हैं, जैसे किसी ट्रॉमा के कारण ट्रॉमा हो जाए, कोई इंजरी हो जाए, या फिर जो हमारी ओवरी है या पूरा जो भी सिस्टम है रिप्रोडक्टिव सिस्टम, उसमें कहीं भी इंजरी आ जाए, इंजरी होने के कारण उसमें इन्फ्लेमेशन हो जाए या किसी इन्फेक्शन के कारण इन्फ्लेमेशन हो जाए, तो ये जो मेन जो 3-4 कारण है, ट्रॉमा हो जाना, इन्फेक्शन हो जाना, इन्फ्लेमेशन हो जाना, इनके कारण जो है ये डिसऑर्डर हो जाता है, तो इसको बोलते हैं एमनोरिया। दूसरा जो डिसऑर्डर, कॉमन डिसऑर्डर जो आजकल सबसे ज्यादा चल रहा है, वो है डिसमेनोरिया। डिसमेनोरिया क्या है? डिसमेनोरिया क्या है? मेंस्ट्रुएशन विद पेन। कुछ लोगों में जो है बहुत ज्यादा दर्द उस समय में होता है, तो ज्यादातर जो पेन जो होता है उसका कारण क्या है? वो कहाँ होता है? लोअर एब्डोमेन में बहुत ज्यादा पेन मेंस्ट्रुएशन के दौरान होने लगता है। थाइज में जो है फीमेल्स को बहुत ज्यादा पेन उस दौरान होता है, हिप्स में पेन होता है, लोअर बैक में भी बहुत ज्यादा पेन होता है। तो ये सारी जो पेन है उस समय पे बहुत ज्यादा पेन की स्थितियां, बहुत ज्यादा दर्द की स्थितियां जो है फीमेल में होने लगती है, तो इस स्थिति इसको कहा जाता है डिस्मेनोरिया। तो इसमें क्या हो जाता है कि जो प्रोस्टाग्लैंडिन्स जो हार्मोन्स है एक, और ऑक्सीटोसिन जो हार्मोन्स है, इन दोनों के इंक्रीज होने के कारण जो है जो यूटेराइल जो है उसमें कंट्रक्शन, यानी उसमें जो है सिकुड़न उत्पन्न होने लगती है, जिसके कारण जो है बहुत ज्यादा पेन जो है लड़कियों को इसमें होता है। तो 2 डिसऑर्डर बताए, एक तो एमनोरिया, दूसरा बताया मैंने आपको डिस्मेनोरिया, एक है पॉलीमेनोरिया। पॉलीमेनोरिया में क्या होता है कि जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल है वो जाता है, यानी कि 20 डे का तो साइकिल है, लेकिन वो या तो 21 दिन से पहले अगर आना शुरू हो जाए, कि लगातार 21 दिन, 20वें दिन आ जाए, 19वें दिन आ जाए, अगर लगातार 2-3 बार ऐसी प्रक्रिया हो जाती है, तो इस प्रक्रिया को कहा जाता है पॉलीमेनोरिया। अगला जो डिसऑर्डर है वो है ओलिगोमेनोरिया। ओलिगोमेनोरिया में क्या होता है कि यही जो मेंस्ट्रुएशन जो पीरियड है वो 28 दिन से बढ़ के 35 या 35 दिन का हो जाए। 35 दिन के बाद अगर किसी को लगातार 2-3 बार, एक बार तो कई बार हो जाता है, लेकिन लगातार आप देख रहे हैं कि 35 से 40 या इससे ऊपर के दिन में जो है मेंस्ट्रुएशन हो रही है, तो ये जो प्रक्रिया है इसको बोलते हैं ओलिगोमेनोरिया। फिर है हाइपरमेनोरिया। हाइपरमेनोरिया में क्या होता है कि जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल का जो डेज है, जो हमने बताया कि 3 से 5 दिन का नॉर्मल दिन है, तो ये दिन या तो 7 दिन से ज्यादा किसी में हो जाए, 7 दिन से ज्यादा होने लग जाए, या फिर ब्लीडिंग ज्यादा होने, 80 ml से ज्यादा ब्लीडिंग लगातार उसमें हो रही है, तो इसको बोलते हैं हाइपरमेनोरिया। और हाइपोमेनोरिया होता है, ये तो जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल के जो डेज हैं वो हमने कहा 3 to 5 डेज है, 3 से 5 दिन का, लेकिन अगर 2 दिन से कम, अगर 2 दिन में ही जो है साइकिल बंद हो जाए, या फिर जो ब्लीडिंग है वो 20 ml से कम होने लगे, तो ऐसी स्थिति को जो है हाइपोमेनोरिया कहा जाता है। और एक जो है एक और डिजीज जिसको कहा जाता है PMS, प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम, इसको कहा जाता है। तो ये एक साइकोटिक डिसऑर्डर है, साइकोटिक डिसऑर्डर है। ये सिर्फ जो मानसिक थॉट है उनके कारण ही ऐसा लगता है। इसमें कुछ ऐसे लक्षण फीमेल्स में मिलते हैं, जैसे उनमें ब्रेस्ट टेंडरनेस फील होता है, पेन एब्डोमेन उनको फील होने लगता है, इंसोम्निया हो गया, नोजिया, वोमिटिंग, इस टाइप की समस्याएं उनमें हो जाती है। तो ये 7-8 प्रकार के कॉमन डिसऑर्डर हैं। इनमें जो सबसे ज्यादा जो देखने को मिलता है, एक तो पेन बहुत ज्यादा कई बार लड़कियों को होता है। दूसरा कई बार जो है लड़कियों को कंप्लेंट्स आती है कि बहुत टाइम हो गया, 2 महीने 2.5 महीने हो गया उनको अब जो है साइकिल आई नहीं है। तो ये जो 2-3 मुख्य कारण हैं, ये 2-3 जो है डिसऑर्डर मुख्य रूप से हैं, इनको मैं आपको बताना चाह रहा था। अब ये तो हम डिसऑर्डर समझ चुके हैं, इनके अलग अलग पैथीज, अलग अलग जो प्रणालियां हैं, उन्होंने अपने अपने तरीके से इसमें उपचार भी दिए हैं।
और हम किसी को डिस्ट्रॉय भी नहीं करते, हम किसी को ये भी नहीं अवॉइड भी नहीं करते हैं कि किसी कोई खराब है या किसी को ना लें, सबसे आप एडवाइस लें। हम अब योगिक प्रक्रिया की हम इस पे बात करेंगे कि योगिक दृष्टिकोण इस पे क्या बात करता है। तो दो तरीके से हमने कहा योग, अब हम योग पे बात कर लें पहले कि योग है क्या। दो तरीके से योगासन या योग की प्रक्रियाएं आपकी बॉडी पे काम करेंगे किसी भी डिसऑर्डर में। डिसऑर्डर मैंने कहा सामान्य साइकिल जो है उस साइकिल से अगर कम या ज्यादा कोई भी चीज अगर होने लगे उसको हम डिसऑर्डर कहते हैं। उस डिसऑर्डर के मैंने कहा दो ही कारण है, एक हार्मोनल जो कि हमारा सोचने से, हमारे सोचने विचारने की प्रक्रिया से जो हमारे हार्मोन्स लेवल है वो घटता और बढ़ता है, और दूसरा फिजियोलॉजिकल कारण या पैथोलॉजिकल कारण, या जैसे कि किसी पे इन्फेक्शन हो जाए, ट्रॉमा हो जाए, इन्फ्लेमेशन हो जाए, स्वेलिंग आ जाए। तो ये दो कारण मैंने बताया, एक तो साइकोलॉजिकल कारण जो हमारे हार्मोन्स को रेगुलेट, और दूसरा कारण मैंने बताया फिजियोलॉजिकल कारण या पैथोलॉजिकल कारण किसी इन्फेक्शन। तो इन दोनों पे आप देखिए योग किस तरीके से काम करेगा। अगर आप कोई भी एक आसन हम सोचते हैं, अगर हम मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर के लिए कोई एक आसन पकड़ते हैं, एक आसन जो सबसे बढ़िया आसन है वो मैं आपको बताता हूँ, पवन मुक्त आसन करके एक आसन है, मैं करके दिखाऊंगा, आप सिर्फ अभी उसको समझ लीजिए मैं किस तरीके से, मैं केवल एक ही आसन बात करूंगा, बाकी उसमें जो जितने भी आसन हो एक ही तरीके से काम करेंगे। तो मैं बात कर रहा हूँ पवन मुक्तासन की। पवन मुक्तासन में हम क्या करते हैं, अपने दोनों घुटनों को मोड़ के अपनी ठोटी को उसमें जो है पूरी तरीके से लगाने का प्रयास करते हैं। उस समय आप सोचोगे, आप देखोगे अपने आप को, तो आपका जो लोअर एब्डोमेन है, लोअर एब्डोमेन वाला जो एरिया है वो पूरी तरीके से जो है सिकुड़ जाता है। और जैसे ही आप वो आसन छोड़ते हो तो आप धीरे धीरे जो है उस आसन को छोड़ते हो, तो छोड़ने पे जो है पूरा सर्कुलेशन आपका तेज हो जाता है, और धीरे धीरे आप महसूस करते हो कि हल्का सा भारीपन कौन कौन से एरिया पे है। तो जो लोअर एब्डोमेन वाला जो एरिया है वो बेसिकली फीमेल का जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है, जिस पार्ट की हम बात कर रहे हैं वो पार्ट वहां पर मौजूद है। तो ये दोनों तरीके से जो है पवन मुक्तासन काम कर रहा है। एक तो आपकी डायरेक्ट उस जगह पे जो इफेक्टेड है वहां पर इन्फ्लेमेशन हो गई है, या कोई भी इन्फेक्शन हो गया है, या कोई और कारण पैथोलॉजिकल कारण हो गया है जिसके कारण उसमें डिस्टरबेंस आ गया है। तो जब हम उस शरीर के उस हिस्से को लगातार मसाज दे रहे हैं, पवन मुक्तासन से हम लगातार पैर फोल्ड कर रहे हैं, फिर खोल रहे हैं, खोल रहे हैं, वो कर रहे हैं, तो उसके कारण क्या हो रहा है, उस जो हिस्सा है उस हिस्से की लगातार मसाज होती जा रही है, और हमारा जो सर्कुलेशन है, सर्कुलेशन जो है प्रॉपर लास्ट सेल तक हमारा पहुंच पा रहा है। तो उस सर्कुलेशन के कारण क्या है, लगातार, क्योंकि जो फूड हम ले रहे हैं, जो दवाई हम जो मेडिसिन ले रहे हैं, वो मेडिसिन लगा जो है पर्टिकुलर वहां तक पहुंच पाएगी। मेडिसिन की हम यहाँ पे बात नहीं, हम फूड की बात करेंगे। अगर हम अच्छा विटामिन ले रहे हैं, प्रोटीन्स ले रहे हैं, तो वो जो है प्रॉपर वहां तक पहुंच पाएगा, क्योंकि हम लगातार उसको मसाज दे रहे हैं और ब्लड सर्कुलेशन हमारा जो तेज हो रहा है। तो ये तो डायरेक्ट जो वहां पर जाके काम कर रहा है कोई भी आसन, पवन मुक्त आसन। और दूसरा साइकोलॉजिकल कारण हमारा क्या है कि अगर हम वो आसन करते समय, मैंने आपको पहले जो सेशन था उसमें मैंने कहा कि आसन कंप्लीट तब है जब हम दिमाग को भी उस पर लगाते हैं। अगर हम सिर्फ शारीरिक स्तर पे होने वाली प्रक्रिया, वो सिर्फ एक फिजिकल एक्सरसाइज है, अगर हम उसको आसन कह रहे हैं या हम उसको यौगिक प्रक्रिया कह रहे हैं, अगर हमारा दिमाग साथ नहीं दे रहा है, अगर हमारा माइंड उस जगह को फील नहीं कर पा रहा है, तो वो आसन। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि अगर आप परफेक्ट आसन करते हो, अगर आप पवन मुक्त आसन कर रहे हो, तो उसमें एक तो आपका फिजियोलॉजिकल जो है, क्योंकि डायरेक्ट इफेक्ट वहां पर हो रहा है, और दूसरा आप सोच पा रहे हो, उस जगह को आप देख पा रहे हो, अपने जो अंतर्मन उसे आप देख पा रहे हो, तो उसके देखने से जो है आपके अंदर एक सकारात्मकता पैदा होगी। तो सकारात्मकता जब आपके अंदर पैदा होगी, तो जो हार्मोन्स आपके अप डाउन हो गए थे, जो इम्बैलेंस हो गए थे, तो हार्मोन्स जो है प्रॉपर आने लगते हैं। ये तो आपको पता ही होगा कि हार्मोन्स जो है हमारे सोचने से और हमारे विचारों से जो है वो कम, यानी स्ट्रेस जो है, इसलिए जो जितने भी डिसऑर्डर है, स्ट्रेस इनका एक सबसे बड़ा कारण है। अगर पैथोलॉजिकल कारण नहीं है तो दूसरा कारण स्ट्रेस है। स्ट्रेस के कारण कई बार अफवाहों से, गलत खबरों से गर्ल्स को ऐसा लगता है कि अगर कुछ ऐसा हो गया तो पता नहीं क्या हो गया होगा। तो ये स्ट्रेस लेवल से जो हमारे हार्मोन्स जो है लगातार इम्बैलेंस होने लगते हैं। तो इम्बैलेंसिंग स्थिति के कारण क्या होता है कि हमें ये तो ब्लीडिंग ज्यादा होने लग गई, या ब्लीडिंग कम हो गई, या पेन होने लग गया। कई बार तो पेन नहीं हो रहा है लेकिन हमें फेल हो रहा है कि पेन हो रहा है। तो इस तरह की समस्याएं ये साइकोलॉजिकल है। तो जब हम जो है अपने साइकोलॉजिकल लेवल को उस फिजिकल लेवल के साथ मेंटेन करते हैं, तो दोनों तरीके से, तो प्रत्येक जितने भी आसन की मैं आगे बात करूंगा उन दोनों का ये दो इफेक्ट होंगे। ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि बीमारियां तो आप लोगों को पता होंगी, ये पहले से आप कहीं से भी कर लेंगे, लेकिन हम योग पे ज्यादा फोकस इसलिए कर रहे हैं कि योग का कोई भी प्रक्रिया, चाहे वो आसन हो, प्राणायाम हो, मुद्रा हो, बंद हो,
वो तब इफेक्टिव होगा जब आप फिजिकल लेवल के साथ साथ उसमें मेंटल लेवल भी अपना लगा रहे हो। अगर आपका मानसिक रूप से आप अपने आसन पे नहीं हो तो वो आसन जो है उतना फायदा नहीं दे पाएगा। फिजिकल लेवल पे जब आप काम करोगे तो आपका डायरेक्ट जो एरिया इफेक्टेड है उस पर काम होगा, उसकी मसाज होगी, वहां तक ब्लड सर्कुलेशन पहुंच पाएगा, अच्छा सा न्यूट्रिशन पहुंच पाएगा। अगर वहां पर कोई इंजरी हो गई है तो वो भी जल्दी से फिल होगी। इन्फ्लामेशन हो गया है तो जल्दी से वहां पे जो एंटी प्रोस्टाग्लैंडिन्स जो हार्मोन्स हैं वो आकर के उसको कम करेंगे। तो इस तरीके जो एक तो फिजियोलॉजिकल हो गया, दूसरा मैंने कहा साइकोलॉजिकल लेवल से आप सकारात्मक सोचना शुरू कर दोगे, आप उस एरिया को जो महसूस करना शुरू कर दोगे कि सब मेंटेन होने लग गया, तो आपका जो हाइपोथैलेमस से काम करेगा, फिर पिट्यूटरी ग्लैंड, और लगातार पिट्यूटरी ग्लैंड जो है सकारात्मक हार्मोन्स को रिलीज करेगी और आपकी बॉडी जो है लगातार मेंटेन होने लगेगी। तो योगिक प्रक्रियाओं में मैं आपको बता दूं क्या क्या प्रक्रिया है। आचार, विहार और आहार, सबसे पहले हम इनसे बात करते हैं, क्योंकि योग सिर्फ आसन और प्राणायाम नहीं है। इसकी शुरुआत, इसके शुरुआती जो 2 अंग हैं वो उनको ज्यादातर लोग अवॉइड कर लेते हैं, लेकिन हम उनको अवॉइड नहीं करेंगे। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी वो 2 अंग बहुत महत्वपूर्ण है। तो आचार, आचार का मतलब होता है आपका जो आचरण है, आपका आचरण क्या है वो आपका आचार है। और विहार क्या है कि जो आपका विचरण है, आपका जिस सराउंडिंग्स में आप रहते हैं वहां पर आपका किस तरीके से विचरण है, ये दोनों जो है सकारात्मक होने चाहिए। अब योग से इन दोनों को कैसे इंप्रूव करें, सबसे पहले आप बात करते हैं आचार की, यानी कि आचरण आपका कैसा हो। तो यम नियम के अंतर्गत जो है अष्टांग योग में बताया गया है। यम नियम पे मैं पहले भी बात कर चुका हूं, आपने सुना भी होगा। यम जो है 5 प्रकार के हैं, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। और नियम भी 5 प्रकार के, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। मैं इन पे ज्यादा बात नहीं करूंगा, मुझे पता है आप लोग बोर होंगे। मैं सीधे सीधे जो है इफेक्टिव जो चीजें हैं उन पे बात करूंगा कि किस तरीके से काम करेंगे। तो हमने कहा अहिंसा, सत्य और अस्तेय, इन 3, अहिंसा का मतलब हिंसा न करना, अहिंसा, सत्य, सत्य का मतलब सच बोलना, अहिंसा सत्य, अस्तेय का मतलब चोरी न करना। इन 3 चीजों को समझिए। ये तीनों चीजें जो है हमारे अंदर स्ट्रेस पैदा करती है। अगर हमने झूठ बोला है, हमने हिंसा करने का प्रयास किया है और हमने चोरी करने का प्रयास किया है, तो तीनों चीजें हमारे अंदर स्ट्रेस पैदा करती है। तो अपने आचार में जो है इनको अपना जो आचरण है इनको जो है लाना शुरू करें धीरे धीरे। और दूसरी चीज मैं प्रेगनेंसी की भी बात करूंगा साथ साथ, क्योंकि यम नियम चल रहा है। तो जो प्रेग्नेंट जो वुमेन्स होती हैं, आपने एक कहानी सुनी होगी, हमारे उसमें एक कहानी आती है, अभिमन्यु की कहानी आती है। बताया जाता है कि अर्जुन जो है अपनी वाइफ को वो चक्रव्यूह की जो है कथा सुना रहे थे। तो जबकि उस समय अभिमन्यु पेट में थे, लेकिन वो सिर्फ उसको पेट में सुनते हैं। जब वो अपनी मम्मी के पेट में होते हैं तो उस समय उस चीज को सुन लेते हैं, और वो उनके माइंड में आता है। जब वो दुनिया में आते हैं तो उसके बाद वो जो है उस चक्रव्यूह को तोड़ते भी हैं, 7 द्वार तोड़ देते हैं, एक द्वार उनसे नहीं टूट पाता, क्योंकि उन्होंने उस समय उनकी मम्मी को नींद आ गई थी। ऐसी एक कहानी है। तो इसको हम यहाँ से अटैच करना शुरू कर देते हैं कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, जब मम्मी के पेट में बच्चा होता है, तो जैसा माँ सोचती है वैसा बच्चा भी सोचता है। जो माँ खाती है, जो माँ जिस आचार व्यवहार में माँ होती है, उस आचार व्यवहार में जो है बच्चा ढलने लगता है। तो आप देखोगे कि जो बिहेव आपका प्रेगनेंसी के टाइम पे होगा, आपके बच्चे में वो बिहेव आपको धीरे धीरे जो है देखने को मिल जाएगा। क्योंकि अभिमन्यु की माँ, उस समय के लोगों में इतनी धारणा इतनी पवित्र होती थी कि वो जो लोग जो चीजें सुनते थे उनको धारण करते थे। तो जो उनकी माता जी थी, उस जो कहानी सुन रहे थे अर्जुन से, वो पूरी तरीके से उनको धारण कर रही थी। और क्योंकि वो उस समय अभिमन्यु उनकी शरीर के अंदर थे, उनकी सेम इकाई में थे, तो उन्होंने वो चीजें धारण करी। और जब वो दुनिया में आया तो उन्होंने जो है उस सब चीजों को जो है अप्लाई किया। आज हमें इतनी क्षमता नहीं है, लेकिन फिर भी हमारा प्रयास ये होना चाहिए, जो अपने आसपास के जो लोग हैं, जो हमारी बहनें हैं, हमारी माताएं हैं, उनको हम ये कम से कम ऐसा माहौल एक देने का प्रयास करें, कुछ सकारात्मक रहें, जीवन के प्रति सकारात्मक रहें, और हर चीज के प्रति सकारात्मक रहें कि सब कुछ इजी है, सब कुछ ईश्वर द्वारा प्रदत्त है। और मेहनत, अभ्यास, वैराग्य और ये सब चीजें जो है आचार व्यवहार में अगर रखते हैं, तो आने वाला जो बेबी होगा उसकी मानसिकता लगभग इस तरीके से होती है। क्योंकि अगर जब बच्चा पेट में है उसी समय अगर हिंसात्मक माहौल घर में है, लगातार झूठ, फरेब और इस तरीके की चीजें चलती हैं, तो आने वाला जो बच्चा होता है वो फ्यूचर में ऐसा ही होता है। फिर हम लोग कहते हैं कि हमारे तो ऐसे संस्कार नहीं थे, हमने तो बहुत अच्छे से पाला था, लेकिन उनको ये नहीं पता कि जब ये बच्चा हमारे अंदर था उस समय हमारा क्या बिहेव था। इसलिए उसमें कुछ क्वालिटीज आ जाती है। मैं ये नहीं कह रहा कि 100% ऐसा होता है, लेकिन फिर
थोड़ा सा वेट, शायद नेटवर्क इशू हो रहा है। अच्छा पानी, अच्छा वायु जहां से मिल पाए ऐसा जगह पे रहे। आहार का मतलब है सात्विक भोजन। हेलो। सर थोड़ा सा रिपीट कर दीजिए, क्योंकि उस समय आपकी वॉइस दब गई थी। हाँ हाँ, तो मैं इसी पे बात कर रहा था कि आचार, विहार और आहार जो हैं, ये तीन महत्वपूर्ण अंग हैं। उनमें आपको ध्यान रखना चाहिए। आचार, मैंने आपको कहा आचरण आपका कैसा हो। आचरण अहिंसात्मक हो, सत्यात्मक हो और द्वेषात्मक न हो। ब्रह्मचर्य जो है, ब्रह्मचर्य का पालन जो है बहुत महत्वपूर्ण योग में बताया गया है। तो इस तरीके से यम नियम का पालन लगातार इसमें किया जाए। विहार का मतलब है विचरण से। आप जहां पर जिस जगह पर रहते हो पवित्रता उसमें हो, उसमें जो है वातावरण जो है शुद्ध हो, शुद्ध वायु का शुद्ध वायु हो, अच्छा पानी हो, अच्छा खान पान हो, ये विहार है। और आहार जो है योग में इसकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। आहार तीन प्रकार के बताए गए, सात्विक, रासिक और तामसिक। हम इस पे ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे। सात्विक आहार से मतलब है जिससे मन में कोमलता उत्पन्न हो, जिसमें मन में सकारात्मकता पैदा हो, जो शरीर में एसिड को कम से कम प्रदान करे, ऐसा भोजन लें। और तामसिक भोजन जो है उसको पूरी तरीके से अवॉइड करें। बहुत तीखा भोजन न लें। प्याज लहसुन जैसा जो भोजन है जो शरीर में रसों का सिक्रेशंस को कम करते हैं, ऐसे भोजन को अवॉइड करने का प्रयास करें। तो ये तीन चीजें हो गई, आहार, विचार और विहार। इसके बाद हम बात करते हैं योगाभ्यास की। कौन कौन से आसन जो है हमें मेंस्ट्रुएशनल जो डिसऑर्डर है, जो समस्याएं मैंने अभी बताई हैं, उन समस्याओं के लिए करने चाहिए। उनमें से मैंने एक बता दिया है, पवन मुक्तासन। एक ऐसा आसन है, इसकी दो तीन सीरीज है। अगर आप चाहो तो मैं हल्का सा करके आप लोगों को दिखाऊंगा पवन मुक्तासन। वैसे सुधीर आपको करवाते होंगे और आगे भी करवाएंगे। अगर आप लोगों में दिख रहा तो मैं करवाऊं, करके दिखाऊं। सुधीर में दिख रहा हूँ। हाँ जी सर, हाँ जी सर। हाँ, तो मैं एक आसन पवन मुक्तासन करके दिखा रहा हूँ, अगर आप लोगों को सही से दिख पाए तो। इस तरीके से आप पहले शवासन में पूरी तरीके से लेट जाएं, शवासन की स्थिति में। इसके बाद दोनों पैरों को सीधा करके, दोनों हाथ बगल में सीधे, राइट लेग को उठाएं, फिर उसको फोल्ड करें और सांस भरते हुए पूरी तरीके से ऊपर और इस पर ठोंटी लगाने का प्रयास करें। फिर स्लोली सांस छोड़ते हुए नीचे, जिस तरीके से आए थे उसी तरीके से आगे और डाउन। सेम अपोजिट साइड, लेफ्ट लेग उठाएं, इसको फोल्ड करें, फोल्ड करने के बाद ठोंटी लगाने का प्रयास घुटने पे, फिर इसको स्लोली जैसे आप आए थे सांस छोड़ते हुए वैसे ही वापस। फिर दोनों पैरों को ऊपर उठाएं, दोनों पैरों को फोल्ड करें आपस में, दोनों हाथों से इस तरीके से इनको पकड़ें और फिर ऊपर जाकर ठोंटी लगाने का प्रयास करें घुटनों पे और फिर वापस। और जब ये प्रक्रिया आप लगातार करते हैं तो उसके बाद ये जो जब आप इस तरीके से पकड़ेंगे तो अप डाउन इसमें मसाज कर सकते हो, अप डाउन या लेफ्ट राइट, इस तरीके से आप ये पूरी सीरीज है इसको स्लोली मानसिक और शारीरिक रूप से जो है इसको प्रेजेंट करके, तो आप देखेंगे कि आपका जो लोअर एब्डोमेन वाला जो एरिया है वो इफेक्टेड होगा। तो पवन मुक्तासन काफी लंबी सीरीज है। सुधीर आपको इसको करवाएंगे किसी समय, जब भी सही समय मिलेगा। जी सर। ये पवन मुक्तासन एक हो गया। सूर्य नमस्कार तो आप लोग करते ही होंगे, उसमें कुछ आसन है जैसे अश्व संचलन हो गया और भुजंगासन हो गया। तो ये दो तीन आसन है जो डायरेक्टली आपके एब्डोमेन पे इफेक्ट कर रही हैं। सर्वांगासन है, अगर कोई छोटी एज की है 20, 25, 30 साल तक की जो एज की जो कर सकें, सर्वांग आसन हो गया। विपरीत करनी हो गया। ये आसन क्या करेंगे, सर्कुलेशन को पूरा जो है सही कर देते हैं, जिसके कारण प्रत्येक सेल में जो है ब्लड सर्कुलेशन पहुंच पाता है। अब दो मुद्राओं की मैं बात करूंगा जो बहुत महत्वपूर्ण मुद्राएं हैं। मुद्राओं में एक तो हो गया अश्वनी मुद्रा और एक हो गया वज्रली मुद्रा। ये दो मुद्राएं आपको ध्यान रखनी है। अश्वनी मुद्रा में क्या करते हैं कि जो गुदा द्वार है, रेक्टस जो हमारा होता है, आप किसी भी आसन में बैठ के अपनी जो रेक्टस है, अश्वनी मुद्रा का मतलब है, अश्व का मतलब होता है घोड़ा। तो आपने घोड़े को कभी देखा होगा, उसके रेक्टस को लगातार जो है अपनी रेक्टस को सिकोड़ता है और फिर खोल देता है, फिर सिकोड़ता है, फिर खोलता है, लगातार इस प्रक्रिया को करता रहता है। इसलिए इस प्रक्रिया को कहा जाता है अश्वनी मुद्रा। तो इस प्रक्रिया में आप क्या करेंगे कि कहीं शांत स्थान पर बैठकर अपनी गुदा द्वार को सिकोड़ते हैं और फिर छोड़ते हैं।
सिकोड़ते हैं, लेकिन आपका फोकस पूरी तरीके से हो। जब आप गुदाद्वार को सिकोड़ते हैं तो आप सांस लें, और जैसे ही आप छोड़ते हैं तो सांस छोड़ें। तो गुदाद्वार द्वारा जो प्रक्रिया होती है उस प्रक्रिया को कहते हैं अश्वनी मुद्रा। बहुत ज्यादा इफेक्टिव है, क्योंकि डायरेक्टली आपका मूलाधार चक्र जो है वो रेगुलेट करता है हमारे जो ये प्रक्रियाएं हैं, यानी कि oogenesis हो गया, जैसे फीमेल में oogenesis जिसमें उस ओव्यूम फॉर्मेशन होता है, और मेल में, ये मेल के लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मेल में जो स्पर्मोजेनेसिस, स्पर्म जो बनता है उस प्रक्रिया को कहते हैं स्पर्मोजेनेसिस। तो इन दोनों प्रक्रियाओं को आध्यात्मिक दृष्टिकोण में कहा जाता है कि मूलाधार चक्र इनको रेगुलेट करता है। तो जब आप अश्वनी मुद्रा का पालन करते हैं तो मूलाधार चक्र स्ट्रांग होता है, आपका पूरा ध्यान उस चक्र में होता है। तो उस चक्र के स्टिमुलेट होने से जो है ये दोनों प्रक्रिया, यानी कि एग का फॉर्मेशन भी अगर अच्छे से होगा तो ये जो डिसऑर्डर थे ये ठीक हो जाएंगे। और दूसरा, जो मेल में भी अगर स्पर्म बनने में समस्या आ रही है तो उसमें भी ये इफेक्टिव होगा। तो एक तो मैंने कहा अश्वनी मुद्रा बहुत इंपॉर्टेंट मुद्रा है, और दूसरा वज्रोली मुद्रा। वज्रोली मुद्रा में सेम यही प्रक्रिया आपके अपने जननांग में करनी है, उसको सिकोड़ना है और इसको रिलैक्स करना है। तो ये प्रक्रिया आप करोगे और लगातार उस पर जो है फोकस करोगे। तो ये दो मुद्राएं बहुत महत्वपूर्ण इसमें है। इसके अलावा पवन मुक्तासन की पूरी सीरीज, इसका लगातार आप अगर आधे घंटे से 45 मिनट के बीच ये दो चीजों का, सिर्फ जो दो मुद्राएं मैंने बताई हैं और ये पवन मुक्तासन की जो सीरीज बताई है, ये लगातार आप करते हो, चाहे मेल है चाहे फीमेल है, दोनों में जो है बेनिफिशियल है। तो ये हो गए। और तीसरा, ध्यान आप कर, अनुलोम विलोम प्राणायाम करें, और अनुलोम विलोम प्राणायाम के बाद थोड़ी देर का ध्यान करें। ध्यान में मैंने बताया आपको एक स्पिरिचुअल कंडीशन है। इस कंडीशन में आप जो है शांति के साथ अपने मूलाधार चक्र को देखने का प्रयास करें, जो लाल रंग का है और गुदाद्वार या जननांग के पास है, जिनको कोनेंट्स कहते हैं। कोनेंट्स जो ग्लैंड्स हैं, उन्हीं की शायद परिकल्पना होगी जो मूलाधार चक्र बताई गई है। लाल रंग का चक्र बताया गया है, और 16 इसमें वो हैं, तीलियां हैं। जिस तरीके से कोई चक्र हो उसमें 16 तीलियां हैं। तो उनका मन में धारण करके और लगातार उसका ध्यान करें। तो उस ध्यान से और अपने अंदर सकारात्मकता तैयार करें, तो सकारात्मकता से जो है ये सारे डिसऑर्डर जो हैं इनसे मुक्ति आप लोगों को मिल जाएगी। तो ये तो बात करी हमने मेंस्ट्रुएशन साइकिल की, मेंस्ट्रुएशनल जो डिसऑर्डर है उनकी, और उनकी योगिक प्रक्रियाओं की हमने बात करी। अब हम बात करते हैं, क्योंकि इसका दूसरा टॉपिक जो है वो टॉपिक है योगा फॉर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के टाइम पे कौन कौन से योगिक प्रक्रिया हमको करनी है। तो प्रेगनेंसी तो हमको आसानी से समझ में आती है। मैंने कहा जो ओव्यूम ओवरी में बन जाता है, अगर उसी बीच फर्टिलाइजेशन होता है, निषेचन की प्रक्रिया होती है, तो वो गैमिट बन जाते हैं। मेल का गैमिट आके फीमेल के गैमिट से मिलके गैमिटोजेनेसिस एक प्रक्रिया है जिसमें एम्ब्रियो बन जाता है, और वो एम्ब्रियो जो है यूट्रस में स्थापित हो जाता है और लगातार वहां पर प्रयोग करते हैं। तो इस प्रक्रिया को जो है कहते हैं कि बेबी कंसीव हो जाता है, या फिर इसको प्रेगनेंसी इस ड्यूरेशन को कहा जाता है। तो इसमें जो है बहुत ज्यादा रख रखाव और बचाव फीमेल्स को करना होता है। तो इसमें कौन कौन से योगासन और कौन कौन सी प्रक्रियाएं करनी चाहिए। तो इसमें कुछ चीजें तो मैं कॉमन सी हैं जो करनी चाहिए। एक तो गायनेकोलॉजिस्ट जो है उनके संपर्क में लगातार रहें, ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। हम कभी ये दावा नहीं करते हैं कि सिर्फ योग से ही सब कुछ हो जाएगा। योग एक अल्टरनेटिव थेरेपी है। आप लोगों को जो मेन थेरेपी उसका अनुसरण तो करना ही है, साथ साथ में योग का अनुसरण करते रहें। इसमें बहुत ज्यादा आपको फायदा मिलेगा और आपके जो डॉक्टर हैं उनको भी फायदा मिलेगा। तो पहली मैं एडवाइस यही करूंगा कि गायनेकोलॉजिस्ट के संपर्क में रहें। दूसरा, जो भी योगिक प्रक्रियाएं मैं बताऊंगा या कोई भी आपका योग इंस्ट्रक्टर बताएगा, तो उसको अगर आप प्रेगनेंसी के दौरान पे उसके संपर्क में ही करें, अलग से कभी ना करें और अपने अलग से प्रयास से कभी ना करें, क्योंकि समस्या हो सकती है। इसलिए जो आपका इंस्ट्रक्टर है उसके सानिध्य में ही करें प्रेगनेंसी के दौरान पे। और तीसरा जो है सकारात्मकता बनाए रखें अपने प्रति, परिवार के प्रति, बच्चे के प्रति। ये सारी योगिक प्रक्रियाएं, ये नहीं कि सिर्फ आसन जो है योग की प्रक्रिया है। आपकी सकारात्मकता योग का पहला सूत्र है। अगर आप सकारात्मक हैं तो आपका योग जो है सफल होता है। तो सकारात्मकता बनाए रखें और आचार विहार आहार का सकारात्मक बनाए रखें। ये 3-4 चीजें हैं। इसके बाद अब हम योग की बात करते हैं। तो पहले से और तीसरे मंथ तक अगर आपको पता लग गया है कि अब जो है हम प्रेग्नेंट हैं, तो प्रेग्नेंट होने के पहले से और तीसरे मंथ तक जो है एक तो वॉकिंग आपको लगातार करनी है। वॉकिंग करनी है स्लो, 30 to 45 मिनट। आप जो है फर्स्ट मंथ से और लास्ट मंथ तक जो है इसको रेगुलर बना दीजिए कि 30 से
45 मिनट तक आपको लगातार वॉकिंग करनी है शुद्ध वातावरण में सकारात्मकता के साथ। अब हम आसन की बात करते हैं। आसन में सबसे पहला जो पहले से और तीसरे मंत्र तक का जो पहला आसन है वह है ताड़ासन। ताड़ासन आप पहले कर भी चुके होंगे, सुधीर आपको करवाएंगे, मैं सिर्फ एक्सप्लेन कर भी कर रहा हूँ। सिंपल सा आसन है, आप खड़े हो जाते हैं, दोनों टांगों पे हाथ ऊपर रख करके आप पूरे शरीर को आप जो है स्ट्रेच करते हो, तो इस प्रक्रिया को कहा जाता है ताड़ासन। और इसी स्टैंडिंग पोजीशन में आप क्या करते हैं, अपने प्रत्येक ज्वाइंट को जो है वो मूवमेंट करवाते हैं। जैसे हाथों का मूवमेंट एक तरफ से आप एक करेंगे बार तो सर, एक पहले जो मिनट, आपका अभी डिस्कनेक्ट होगा, आप लोग एक बार फिर से कनेक्ट हो जाए।